हम लोग अब तक बातचीत कर रहे थे। मैंने बताया था कि अगर पूरे विश्व को देखेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्र का उद्देश्य, जो पर्पस है, वो जगत को जानना है, स्वयं को और जगत को जानना है। मैं क्या हूं और ये जगत क्या है, यह खोज मुख्य उद्देश्य है। अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे, ये बाह्य जगत की चर्चा कर रहे थे कि हमारे ज्ञान में जो वस्तु आ रहा है, हमारे ज्ञान में जो जगत आ रहा है, उस जगत की चर्चा कर रहे थे। आज के बाद, आज से जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, आंतर जगत की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में, पूरे चर्चा को फिलॉसफी 3 भागों में रखता है। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इसे हम कह सकते हैं, ये ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। कल तक हम लोगों ने चर्चा जो किया, कल तक हम लोगों का विषय जो था, वो ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत था। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि हमारे ज्ञान का जो विषय बन रहा है, जो हमारे ज्ञान का विषय है, वह क्या है, कैसे है, कितने कैटेगरीज में है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, सब, यह सब तत्व मीमांसा का विषय है। तो कल तक हम लोगों ने चर्चा जो किया, उस चर्चा के केंद्र में तत्व मीमांसा थे। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है सत्ता की खोज, इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की इंक्वायरी की जब बात करते हैं, इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस, सत्ता की खोज। हम लोगों ने जो चर्चा किया कल तक, वह हमारे अनुभव का विश्व, हम जो अनुभव करते हैं, हमें जो ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है, वह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हमारे अनुभव के विश्व का एग्जिस्टेंस क्या है, कैसा है। और एग्जिस्टेंस के प्रश्न पे हमने देखा कि एग्जिस्टेंस के प्रश्न पे 2 ग्रुप हो गए। एक ने कहा कि जो एग्जिस्टेंस है वो रियल है, और एक ने कहा कि रियल नहीं, रियल नहीं। जो न्याय फिलॉसफी है, जो न्याय दर्शन है, न्याय वैशेषिक ने इस पक्ष को लिया कि एग्जिस्टेंस रियल है, सत्य है। हम लोगों ने अपना पक्ष इस रूप में रखा कि हमारे अनुभव का जो विश्व है, वह सत्य है, और अगर वह सत्य नहीं होता तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। बाहर चेयर है, मुझे चेयर का नॉलेज हो रहा है, मान लीजिए मैं चेयर को जान रहा हूं, मुझे चेयर का ज्ञान हो रहा है, यह चेयर मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। अगर ये चेयर बाहर नहीं होता तो यह चेयर मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता।
चूंकि ये चेयर मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, इसका मतलब ये चेयर, ये सब बात चर्चा हम कर चुके हैं। मैं केवल एक बार आपको स्मरण दिला रहा हूं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सत्ता है, अगर सत्ता नहीं होता तो वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। हम सभी, प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करते हैं, वर्ल्ड इज नोन, विश्व जाना जाता है, विश्व को जानते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि जगत जाना जाता है, जगत का ज्ञान उत्पन्न होता है। यह जो जगत है, ये वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का ज्ञान उत्पन्न होता है, यह ज्ञान उत्पन्न होता है। ये जगत जो है, इसको जानते हैं, ये जगत मेरे ज्ञान का विषय बनता है। और ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है? ज्ञान कार्य है, ज्ञान कार्य। क्यों कार्य है? क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से वस्तु उत्पन्न नहीं होता। यह संभव नहीं है कि मैं आंख खोलूं तो मेरी आंख खोलने से कुर्सी उत्पन्न हो जाए। यह भी संभव नहीं है कि मैं आंख खोलूं तो मैं कलम को उत्पन्न कर दूं। ऐसा नहीं होता। मेरे ज्ञान से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है जगत में। जगत में जब कुछ होता है वो मेरे ज्ञान को उत्पन्न करता है, इसीलिए ज्ञान कार्य है। और जगत के वस्तु जो कारण है। ज्ञान कार्य क्यों है? क्योंकि हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। मान लीजिए बाहर चेयर है, पेन है, माउस है, इसका नॉलेज हम एक्वायर करते हैं। नॉलेज एक्वायर होता है। इसीलिए जो ज्ञान है वो कार्य है। और अगर ज्ञान कार्य है तो यह कारण के बिना संभव नहीं होगा। कार्य, अगर कार्य है तो कार्य कारण की अपेक्षा करता है। कारण, कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। और कारण को कार्य से पहले होना चाहिए। कारण को कार्य से पहले होना चाहिए। तो अगर मुझे चेयर का नॉलेज हो रहा है, अगर मुझे चेयर का नॉलेज हो रहा है, अगर मुझे चेयर का नॉलेज हो रहा है तो चेयर को हमारे चेयर नॉलेज से पहले होना चाहिए। नॉलेज, जब चेयर का ज्ञान उत्पन्न होगा तो चेयर के ज्ञान, जब चेयर का नॉलेज उत्पन्न होगा तो चेयर के नॉलेज को उत्पन्न होने के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए। आंख होनी चाहिए, लाइट खुद होना चाहिए, माई सेल्फ, एंड अदर बहुत सारे ऑक्सिलरी फैक्टर हैं, बहुत सारे ऑक्सिलरी फैक्टर हैं। ये सब कारण के सहयोग से चेयर का ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन इन सब कारण में अगर चेयर खुद ही ना हो तो क्या चेयर का ज्ञान होगा? तो जैसे चेयर के कारण के लिए आइज, लाइट खुद का होना और बहुत सारे फैक्टर की आवश्यकता है, ऐसे ही चेयर के ज्ञान के लिए चेयर की आवश्यकता है। इन सब के होते हुए भी अगर चेयर न हो तो चेयर का ज्ञान संभव नहीं। अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान तब होता है, किसी वस्तु का ज्ञान तब संभव है, जगत का ज्ञान तब संभव है जब जगत हो। इसी तर्क को जब एक्सटेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं, हमें जिसका नॉलेज होता है, हम जिसके नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उस वस्तु को नॉलेज से पहले होना चाहिए।
नॉलेज से पहले अगर वो वस्तु नहीं होगा तो हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। हमने सभी व्यक्ति, जीव, अगर मान लीजिए सबके ज्ञान को इकट्ठा कर लें, अगर सबके ज्ञान को इकट्ठा कर लें, उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु बच जाए जिसका ज्ञान हमें नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि उस वस्तु की सत्ता नहीं है। जो वस्तु की सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस हमारे नॉलेज से इंडिपेंडेंट है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे नॉलेज का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट नहीं बनता है, या इस ऑब्जेक्ट को हम कुछ भी जान लेते हैं, हम किसी वस्तु को जानते हैं, नहीं जानते हैं, या कुछ और जानते हैं, इससे वस्तु के सत्ता पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वस्तु हमारे ज्ञान से बिल्कुल निरपेक्ष है। हमारे ज्ञान से वस्तु के सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस, हमारा ज्ञान क्या करता है? हमारा ज्ञान वस्तु के सत्ता में कोई फर्क नहीं करता, बट हमारा ज्ञान जो है वो हम वस्तु की सत्ता को रिवील करता है, वस्तु की सत्ता को प्रकाशित करता है। जैसे एक से अंधेरे कमरे में कुछ रखा हुआ हो, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे लाइट जलाते हैं, आप देख रहे ये वस्तु है, तो लाइट ने क्या किया? लाइट ने वस्तु के को रिवील किया, प्रकाशित किया, वस्तु को उत्पन्न नहीं किया। जब घर में लाइट नहीं थी तो वस्तु नहीं थी, ऐसा नहीं है, वस्तु वस्तु तो है। लाइट ने केवल वस्तु के सत्ता को रिवील कर दिया। ऐसे ही नॉलेज वस्तु के एग्जिस्टेंस को क्रिएट नहीं करती है, वस्तु की सत्ता को रिवील करती है। एग्जिस्टेंस इज ओनली रिवील्ड बाय नॉलेज, नॉट क्रिएटेड बाय नॉलेज। नॉलेज कैनॉट क्रिएट एग्जिस्टेंस। ज्ञान वस्तु के सत्ता को उत्पन्न नहीं करती है, केवल वस्तु के सत्ता को प्रकाशित करती है। फिर इसकी बात जब करता है तो कहता है कि भाई हमारी ज्ञान की तो सीमा है। हमारी ज्ञान की सीमा तो है, लेकिन ईश्वर की सत्ता जो है वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। आत्मा के दो भेद पढ़े आपने। आत्मा के दो भेद हैं, जीवात्मा और ईश्वर। आत्मा क्या है? द्रव्य है ना, आत्मा द्रव्य। जीवात्मा कैसा है? लिमिटेड नॉलेज जिसको होता है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, सब ज्ञान इसको होता है। और आपको बताऊं मैं कि जब इस तरह एक कॉन्सेप्ट को लाया, ईश्वर के कंसेप्ट को लाया, तो बौद्ध ने बहुत सारे प्रश्न किए, और बौद्ध के सभी प्रश्नों का उत्तर न्याय कुसुमांजलि में, न्याय कुसुमांजलि नामक एक ग्रंथ है, न्याय कुसुमांजलि में न केवल बौद्ध के प्रश्नों को बल्कि ईश्वर की सत्ता की सिद्धि करने के लिए उदयनाचार्य ने 10th सेंचुरी में एक सेपरेट बुक लिखी। तो वी हैव इंक्वायर इनटू सत्ता, हम सत्ता की खोज कर रहे हैं, और सत्ता की जहां खोज कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो सत्ता के खोज विषयक प्रश्न का समाधान करता है, उसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो सत्ता विषयक प्रश्नों का समाधान करता है, वह ऑन्टोलॉजी या तत्व मीमांसा कहते हैं उसको। ऑन्टोलॉजी कह लीजिए, मेटाफिजिक्स कह लीजिए, तत्व मीमांसा कह लीजिए। हमारे यहां
जो हमारा न्याय शास्त्र है, उस न्याय शास्त्र में सत्ता अल्टीमेट रियलिटी की बात करता है, या डिग्री ऑफ रियलिटी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज यह पेन है तो कल ये बुक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ये रियल है तो कल रियल नहीं रहेगा। वेदांत की रियलिटी जो है, जिसमें डिग्री ऑफ रियलिटी कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु की प्रातिभाषिक सत्ता है, किसी की व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी जो है केवल ब्रह्म की है। लेकिन न्याय शास्त्र में ऐसा नहीं है। न्याय शास्त्र का प्रत्येक पदार्थ, एक एक पदार्थ जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, सब अल्टीमेट रियलिटी मीन्स अल्टीमेट रियलिटी। नो क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ रियलिटी। सत्ता के स्तर की बात नहीं की गई है। टुडे इट इज रियल, टुमारो नॉट रियल, ऐसी बात नहीं की गई है। आज भी सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा, परसों भी सत्य रहेगा, कल भी सत्य था। जो आज रियल है वो कल भी रियल रहेगा। पुरुष एव इदम सर्वम। यच्च भूतम यच्च भाव्यम। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, रियलिटी परवेड्स ऑल द टाइम। न्याय दर्शन का सत्य बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी वाला सत्य है। और जगत में जो हमें नाना प्रकार की वस्तु दिख रही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है। न्याय यह नहीं मानता कि यह भेद हमें दिखाई दे रहा है, रियलिटी कुछ और है, ऐसा नहीं कहता। जो दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है पेन लैपटॉप से अलग है, तो अलग है। लैपटॉप और पेन दो डिफरेंट एंटिटी हैं, यही रियलिटी है। आपके ज्ञान के विषय में जो आपको, आपका ज्ञान का विषय जो बन रहा है, जगत की वस्तु आपके ज्ञान के विषय के रूप में जिस रूप में आ रहे हैं वही सत्य है। और ये जो नाना है, नाना प्रकार की वस्तु है, इसका जो कारण है वह भी नाना है। इसीलिए ये कहता है मेनी आउट ऑफ मेनी मेनी। कारण भी बहुत है और कार्य भी बहुत है। कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है। वेदांत वेदांत की तरह नहीं है। वेदांत की तरह नहीं है कि कारण सत्य है और कार्य सत्य है, ऐसा नहीं। यहां कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। यह भी बहुत है और यह भी बहुत है। अटर रियलिस्टिक, यथार्थवादी दर्शन है। इसी विचार के साथ वो सत्ता को विभाजित करता है। रियलिटी जो है, सत्य है, वो बहुत है, वो एक नहीं है। सत्य बहुत है, वो एक नहीं है। हम लोग इस जगत में बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव करते हैं। हम लोग इस जगत में बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव करते हैं। पेन, पेंसिल, इरेजर, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव करते हैं। अपने आसपास देखिए आप, बहुत सारे वस्तुओं का, चार्जर, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव करते हैं। ये जो अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत सारे वस्तुओं का जो कारण है वह भी बहुत है। वेदांत की तरह नहीं है कि बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे वस्तुओं का कारण एक ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं। कार्य भी बहुत है, कारण भी बहुत है। यहां कार्य भी बहुत है, कारण भी बहुत है। वेदांत में क्या है? कार्य बहुत है, कारण एक है। इसके अलावा यहां कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है।
वेदांत में क्या है, कार्य सत है, कारण सत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह ऐसा नहीं है, ये दोनों सत्य है। तो हम लोग इस जगत में बहुत से वस्तुओं का अनुभव करते हैं, बहुत सारे वस्तु, मेनी जगत सारे वस्तु, बहुत सारे वस्तुओं का अनुभव करते हैं। ये बहुत जो है बहुतों से उत्पन्न हुआ है, कारण भी बहुत है और वह भी सत्य है। इसीलिए दर्शन को बहुत्ववादी, इसीलिए इस दर्शन को बहुत्ववादी कहते हैं, प्लूरलिस्टिक दर्शन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक चेयर को देखता हूं, आई सी अ चेयर, जब मैं चेयर को देखता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं सत्ता को देखता हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ चेयर को देख रहा हूं। सत्ता को रिवील हो, ये नॉलेज हमारा सत्ता को रिवील कर रहा है। लेकिन मैं जब चेयर को देख रहा हूं, मुझे चेयर का ज्ञान हो रहा है, और मेरा जो ज्ञान है वो चेयर की सत्ता को रिवील कर रहा है। आप भी चेयर को देख रहे हो, आपको भी चेयर का ज्ञान हो रहा है, यानी कि आपका भी ज्ञान चेयर की सत्ता को रिवील कर रहा है। और लोग भी देख रहे हैं चेयर को, सबको चेयर का ज्ञान हो रहा है, और आपका जो ज्ञान है वही चेयर की सत्ता को रिवील करता है। लेकिन हमारा ज्ञान आपके ज्ञान से भिन्न ऐसे है, अपने ज्ञान को हम खुद जान सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान को जानने के लिए भाषा का सहयोग लेना पड़ेगा मुझे। आपको जब ज्ञान हुआ चेयर का, और आप भाषा में कहते हो कि मैं चेयर जानता हूं या जानती हूं, तो भाषा के माध्यम से मैं आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता हूं, और मैं जानता हूं कि चेयर के ज्ञान वाले आप हैं, आपको चेयर का ज्ञान हुआ है। आप जब सत्ता को जानते हो, आपके द्वारा सत्ता का जब ज्ञान होता है, तो आपके सत्ता के ज्ञान को हम तभी जान पाते हैं जब आप अपने ज्ञान को भाषा में व्यक्त करते हो। मान लीजिए कि मुझे भी नॉलेज हुआ और आपको भी नॉलेज हुआ, इस नॉलेज को तो मैं जान लिया क्योंकि नॉलेज मुझे हुआ है, लेकिन इस नॉलेज को कैसे मैं जानूंगा? इस नॉलेज को जानने के लिए मुझे भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको जब इसका ज्ञान हुआ, तो आपने क्या किया, इस नॉलेज को लैंग्वेज में, आपने इस नॉलेज को लैंग्वेज में इनकोड कर दिया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब शॉप पे जाते हो ना, तो आप चॉकलेट डेयरी मिल्क खरीदना चाहते हो, क्या करता है शॉपकीपर? आपको एक चॉकलेट देता है, लेकिन चॉकलेट चॉकलेट पे रैपर लगा होता है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट ऐसे नहीं रख सकता, वो चॉकलेट को ऐसे दे नहीं सकता आपको, तो रैपर लगा के आपको देता है। आपके पास रैपर के अंदर चॉकलेट होता है, और जैसे आपको चॉकलेट मिलता है, क्या करता है, रैपर को आप अलग करते हो और आप चॉकलेट को एंजॉय करते हो। ऐसी नॉलेज को क्या किया हमने, भाषा, लैंग्वेज का रैपर लगा दिया, कोडिंग कर दिया। और मैं आप किस लैंग्वेज को सुना, लैंग्वेज को इनकोड किया, और इनकोड करने के बाद नॉलेज तक पहुंच गया। तो हमारे ज्ञान के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए मैं लैंग्वेज के थ्रू ही पहुंच सकता हूं उस नॉलेज तक। आपके नॉलेज को जानने के लिए मुझे लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। आप अपने नॉलेज को लैंग्वेज में इनकोड करोगे, और लैंग्वेज में जब इनकोड करोगे तो मैं भाषा को सुनूंगा, और इस लैंग्वेज को मैं डिकोड करूंगा, और मैं इस डिकोड करने के बाद इसको इस नॉलेज तक पहुंच पाऊंगा। तो आपके ज्ञान को केवल भाषा के द्वारा ही हम जान पाएंगे। जब तक भाषा में आप अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं करोगे, जब तक भाषा में अपने ज्ञान को आप नहीं बोलोगे, तब तक हम आपके ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। मैं कहता हूं, सब चेयर का ज्ञान जब हुआ, मैंने कहा इट इज चेयर, आपने भी कहा
इट इज चेयर। और लोगों ने भी कहा इट इज चेयर, चेयर है। इसका मतलब कि सबने कहा इट इज चेयर, इट इज चेयर, तो चेयर में एक सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। चेयर की सत्ता एग्जिस्टेंस है। इट है सत्ता, चेयर है सत्ता। और सत्ता कैसा है? सत्ता कैसा है ये संभव नहीं है कि मैं आज बोलूं दिस इज चेयर और नेक्स्ट डे बोलूंगा दिस इज टेबल। ये पॉसिबल नहीं है। टुडे आई से इट इज चेयर एंड टुमारो आई से इट इज टेबल। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा होगा तो फिर डाउट हो जाएगा। अगर मैं कहूं रज्जू और सर, अभी मैं बोलूं कि रज्जू है और कुछ देर के बाद बोलूं सर पे है, ऐसा संभव नहीं है। सत्ता, सत्ता के लिए मैंने यहां बताया कि भाषा के रास्ते से दूसरे के हम प्रवेश कर सकते हैं और वस्तु की सत्ता को हम जान सकते हैं। हमने क्या किया? भाषा के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है तो किसी के ज्ञान को समझा जा सके। इसीलिए सत्ता को भी भाषा के रास्ते से ही समझा जा सकता है। और हमने सभी वस्तुओं को, सभी के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उसको डिवाइड कर दिया भाव और अभाव पदार्थों के बीच में, 6 पदार्थों के बीच में। अब आपके मन में आएगा कि ये सब करके क्या मिलेगा, क्या इसकी आवश्यकता है, प्रयोजन क्या है? तो गौतम ने अपने प्रथम सूत्र में ही कह दिया है कि हम न्याय शास्त्र क्यों कर रहे हैं, न्याय शास्त्र की आवश्यकता क्या है। तो कहता तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान के लिए हम न्याय शास्त्र कर रहे हैं। न्याय शास्त्र हमें तत्व ज्ञान की ओर ले जाएगा। क्यों? तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो कहा तत्व ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। मुक्ति का मुक्ति का एकमात्र साधन तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान ही हमारे मुक्ति का, तत्व ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। तत्व ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं है मुक्ति मिल सके। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, हम मुक्त क्यों होना चाहते हैं? कितना अच्छा शरीर है, हम बद्ध हैं, संसारी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तू कहता है न्यायशास्त्र हम मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। दुख हमें परेशान करता है, हम सब दुख से मुक्ति चाहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि दुख क्यों होता है, दुख का निवारण कैसे होगा? तो न्यायशास्त्र ने कहा है कि दुख के निवारण के लिए, दुख के निवारण का एकमात्र रास्ता है, दुख होता क्यों है ये जानिए आप। दुख क्यों होता है? जन्म के कारण। जन्म क्यों होता है? प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति क्यों होता है? दोष के कारण। और दोष क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान के कारण। मिथ्या ज्ञान। दुख का जो मूल कारण है वो मिथ्या ज्ञान है। दुख का कारण क्या है? कि जन्म है। जन्म क्यों है? प्रवृत्ति के कारण। क्योंकि हम इस संसार में प्रवृत्ति होते हैं, या तो मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, या उदासीन होते हैं। इससे हमारा सुकर्म दुष्कर्म तय होता है। वो ये क्यों होता है? राग और द्वेष के कारण। और राग और द्वेष क्यों होता है? तो मिथ्या ज्ञान के कारण। तो कहा कि ये जो दुख है ये मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। दुख जन्म के कारण होता है, जन्म प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति दोष के कारण, और दोष मिथ्या ज्ञान के कारण। ये एक चक्र है। अगर इस चक्र से मुझे बाहर आना है तो मुझे मिथ्या ज्ञान को समाप्त करना होगा।
इस चक्र का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है। अगर मिथ्या ज्ञान को मैं समाप्त कर लूं तो इस चक्र से बाहर हो जाऊंगा। अब प्रश्न यह है कि मिथ्या ज्ञान है क्या? जब हम एक्स को वाई की तरह जानते हैं, when I know x as y, जब हम एक्स को एक्स की तरह नहीं जानकर वाई की तरह जानते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान है। होना क्या चाहिए? एक्स को एक्स की तरह जानना ही ज्ञान है। हमें एक्स को एक्स की तरह जानना चाहिए, लेकिन जब हम एक्स को वाई की तरह जानने लगते हैं तो मिथ्या ज्ञान है। और ये मिथ्या ज्ञान सब प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, सब प्रॉब्लम को उत्पन्न करता है। एक्स को एक्स की तरह जान लेंगे तो ज्ञान होगा, और एक्स को जब एक्स की तरह जान लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो एक्स को एक्स की तरह जानेंगे, ये संभव कैसे है? यह तब होगा जब हमारी एनालिसिस क्रिटिकल होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, जब हम तार्किक और वैज्ञानिक युक्ति संगत तरीके से करेंगे ज्ञान, तो है ज्ञान जो है एक्स को एक्स की तरह जानेंगे, एक्स को वाई की तरह नहीं जानेंगे। और जब हम एक्स को एक्स की तरह जानेंगे, जब एक्स को एक्स की तरह जानेंगे, तभी मुक्ति संभव हो पाएगा। मिथ्या ज्ञान वो करेक्ट कर सकता है केवल तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को केवल करेक्ट करेगा तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? व्हेन एक्स इज नोन एज वाई, जब एक्स वाई की तरह जाना जाए तो ये मिथ्या ज्ञान है, और जब एक्स एक्स की तरह जाना जाए तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान को ठीक कर सकता है। और अगर मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा, कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो मिथ्या ज्ञान के समाप्त हो जाने से दोष का नाश हो जाएगा, दोष के नाश होने से प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, क्योंकि कारण के नाश होने से कार्य का अपने आप नाश हो जाएगा। जब मिथ्या ज्ञान ही नष्ट हो जाएंगे तो दोष उत्पन्न नहीं होगा, दोष नष्ट हो जाएगा तो प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगा तो जन्म नाश हो जाएगा, और जन्म के नाश होने से दुख का अपने आप नाश हो जाएगा। तो हमारे दुख का जो मूल कारण मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को हम तत्व ज्ञान से दूर कर सकते हैं, और तत्व ज्ञान से जब मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा, दुख का नाश अपने आप हो जाएगा। अब तत्व ज्ञान, तत्व क्या है? इसको भी न्याय ने परिभाषित किया है। अभी मैंने बताया आपको, व्हेन एक्स, एक्स को एक्स की तरह जानना, एक्स को एक्स की तरह जानना, एक्स को एक्स की तरह जानना तत्व ज्ञान, और एक्स को वाई की तरह जानना मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान प्रॉब्लम क्रिएट, दुख उत्पन्न करता है, और तत्व ज्ञान जो है दुख से निवृत्ति करता है। अब प्रश्न यह है, न्याय शास्त्र एक प्रोसेस डेवलप करता है, टूल डेवलप करता है, कैसे हम मिथ्या ज्ञान से तत्व ज्ञान की तरफ जाएंगे। तीन चार वाक्य को जरा देखिए बड़ा गौर से, तीन चार वाक्य को देख के समझ में आ जाएगा। एक वाक्य है अहम गच्छामि। गच्छामि का मतलब चलन क्रिया है। अब अहम गच्छामि, हु इज अहम? हु इज अहम? अहम कौन है? एक उत्तर आता है शरीर, शरीर, अहम शरीर। ये चारवाक सोचता है, चारवाक सोचता है अहम का मतलब शरीर, अहम गच्छामि शरीर, अहम का मतलब शरीर है। अब इसका उत्तर न्याय कहता है, इसका उत्तर न्याय दर्शक देता है, न्याय प्रश्न करता है चारवाक से, अब ये बताओ, कल जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे शरीर को बाहर कर दिया जाएगा, तो वहां शरीर को, शरीर तो वहां भी रहेगा,
वहां तो शरीर को फिर चलन क्रिया करनी चाहिए। अगर शरीर अहम है तो मृत्यु के बाद जब तुम्हारे शरीर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर रखा रहता है शरीर, परिजन वहां बैठे रहते हैं, शरीर तो वहां भी होता है, तो शरीर को वहां भी चलन क्रिया करनी चाहिए, जो वह संभव नहीं हो पाता है। इसका मतलब मृत जो है, मृत शरीर में अहम का व्यवचार हो जाता है। इसीलिए जब मैं कहता हूं अहम गच्छामि, तो अहम का मतलब शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। इसका मतलब शरीर जो है आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, एक तय हो गया, शरीर आत्मा नहीं। फिर लगता है चार्वाक को इससे थोड़ा सटल की बात करना चाहिए, तो कहता है अहम पश्यामी, अहम पश्यामी। यहां अहम का मतलब इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय देखने का काम करते हैं। चक्षु इज इक्वल टू आत्मन, ये विचार वाक कहता है, ये विचार वाक कहता है। इसका उत्तर फिर न्याय कहता है, तो मान लीजिए कोई बचपन से कोई व्यक्ति है, उसे ज्ञान हो रहा है, अचानक से उसकी चक्षु जो है विकृत हो गई, वो ब्लाइंड हो गया, चक्षु ब्लाइंड हो गया। अब सोचिए, अगर वो ब्लाइंड हो गया तो क्या उस व्यक्ति का सारा ज्ञान समाप्त हो जाना चाहिए? क्योंकि आपने चक्षु का आत्मा कहा, चक्षु में ही ज्ञान रहना चाहिए, फिर चक्षु समाप्त होगा तो ज्ञान समाप्त हो जाना चाहिए, तो बचपन के सारे ज्ञान तो भूल जाएगा वो। यह होता नहीं है। इसका मतलब जो आपने कहा कि चक्षु, चक्षु भी आत्मा नहीं है। फिर तीसरा मत कहता है, तीसरा मत कहता है मन, मन मनसा चिंतयामी, कहता मन को मान लो, मनसा चिंतयामी, मनस इजिकल टू आत्मन, चार वाक्य कहता है। अब आप पढ़े कि मन का आकार, मन का क्या होता है आकार? परमाणु। मन की साइज क्या होता है? मन का होता है परमाणु आकार, परमाणु आकार का होता है। और परमाणु आकार का होता है तो परमाणु के आकार के वस्तुओं को क्या करेगा? इंद्रिय जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, इंद्रिय परमाणु आकार के वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर मन को मान लोगे आत्मा, मन को मान लोगे आत्मा, तो मन में क्या रहना चाहिए? सुख दुख मन में रहना चाहिए। और हम सुख दुख का अनुभव करते हैं कि हम सुखी हैं, हम दुखी अनुभव करते हैं, लेकिन आधार परमाणु है तो यह इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। जब द्रव्य का ही ग्रहण नहीं होगा, द्रव्य रहने वाले गुण का भी ग्रहण नहीं होगा। लेकिन हमें तो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, तो सुख दुख का अनुभव मुझे हो रहा है, लेकिन इसका जो आधार है, अधिकरण है, द्रव्य मन, वो तो परमाणु आकार का है, उसका ज्ञान संभव ही नहीं है इंद्रिय के द्वारा। इसका मतलब ये जो है हमारे अनुभव के विरुद्ध में है, इसलिए मन जो है वह भी आत्मन नहीं होगा, मन भी आत्मा नहीं हो पाएगा। अब इन तीनों का खंडन कर देता है, इन तीनों का खंडन कर देता है न्याय। और इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम क्या कर रहे हैं? आत्मा की प्रकृति की खोज कर रहे हैं, आत्मन की प्रकृति की खोज कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम धीरे धीरे तत्व तक पहुंचते हैं। जितने मिथ्या ज्ञान है, हमने देखा कि आत्मा की हम खोज कर रहे हैं, और आत्मा की खोज करने के शरीर में हमें लगा शरीर आत्मा है, मिथ्या ज्ञान हो गया, समाप्त। इंद्रिय आत्मा है, मिथ्या ज्ञान हो गया। मन आत्मा है, मिथ्या ज्ञान नष्ट कर दिया। और ये मिथ्या ज्ञान के नष्ट करने से फिर हम तत्व तक पहुंचते हैं। तो कहा कि आत्मा के पास जब आत्मा का जब ज्ञान हुआ, हमें ये लगा कि आत्मा के अतिरिक्त
आत्मन के अतिरिक्त जो भी है वो सब अनात्मा है। इस संसार को अगर देखें तो दो ही होगा, आत्मा और अनात्मा। संपूर्ण जगत आत्मा और अनात्मा। जो भी कुछ हमारे ज्ञान का विषय बनता है उसकी यद्यपि उसकी सत्ता है लेकिन वो आत्मा नहीं है। जैसे मैं देखा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और मन सभी द्रव्य है। और ये आत्मा, आत्मा है, ये सभी द्रव्य है, ये सभी गुण के आधार है। आत्मा भी गुण का आधार है। लेकिन भेद क्या है इसमें? भेद क्या है कि भाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और मन आत्मा नहीं है। ये सारे क्या है? अनात्मा। ये सब है अनात्मा और ये आत्मा। आत्मा, ये सब आत्मन नहीं है। जो पृथ्वी है वो जल नहीं है, जो जल है वो पृथ्वी नहीं है। जो आत्मा है वो पृथ्वी नहीं है, जो आत्मा है वो जल नहीं है, जो आत्मा है तेज नहीं है। तो जो आत्मा है वो पृथ्वी नहीं है, मतलब पृथ्वी अनात्मा है। जो आत्मा है वो जल नहीं है, तो जल अनात्मा है। जो आत्मा नहीं है वो तेज नहीं है, तेज अनात्मा है। तो ये सब अनात्मा कैटेगरी में हो गए और ये आत्मा हो गए। जब हम कहते हैं एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी आत्मा नहीं है, आत्मा पृथ्वी नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक्स वाई नहीं है, तो हम वाई को जाने बिना हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक्स वाई नहीं है तो हमें एक्स को भी जानना पड़ेगा और वाई को भी जानना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि एक्स वाई नहीं है। उसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और मन, तो मुझे इसको जानना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे आत्मा नहीं है। यह अनात्मा है, तभी कह पाएंगे। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक्स वाई नहीं है तो हमें वाई को जाने बिना हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा अन्य द्रव्यों से भिन्न है, हमें अन्य द्रव्यों के को भी जानना पड़ेगा। जब कहते हैं कि आत्मा अन्य द्रव्यों से भिन्न है, तो भिन्नता क्या है, भेद क्या है, वह जानना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मुझे संपूर्ण जगत को उसके फॉर्म में जानना होगा, और उसके फॉर्म में जानना, संपूर्ण जगत को उसके फॉर्म में जानना ही तत्व ज्ञान है। अब देखिए, द्रव्य में ही देखिए आप, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। अब पृथ्वी से तेज भिन्न है, क्यों भिन्न है भाई? पृथ्वी तेज क्यों नहीं है? पृथ्वी तेज इसलिए नहीं है कि तेज के बिना हम पृथ्वी को भी नहीं देख पाएंगे। पृथ्वी को भी देखने के लिए हमें तेज चाहिए, लाइट चाहिए। दोनों द्रव्य है, लेकिन तेज के सहयोग से हम पृथ्वी को देख पाते हैं। इसी इसका मतलब यह हुआ कि तेज का एक अलग नेचर है, एक अलग फंक्शन है, और पृथ्वी का अलग फंक्शन है। तो हमें सभी पदार्थों को उसके स्वभाव में जानना चाहिए। सभी पदार्थों को उसको स्वभाव, पृथ्वी को पृथ्वी के स्वभाव में ही जानना चाहिए, जल को जल के स्वभाव में जानना चाहिए, तेज को तेज के स्वभाव में जानना चाहिए, वायु को वायु के स्वभाव में जानना चाहिए। और यही तत्व ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान। When we know पृथ्वी as a पृथ्वी, when we know जल as a जल, when you know तेज as a तेज, and when you know वायु as a वायु, आकाश as a आकाश, काल as a काल, दिक as a दिक, मन as a मन, आत्मा as a आत्मा, this is called तत्व ज्ञान। आत्मा आवार्य द्रष्टव्य है हमारा वाक्य। इसको इसीलिए हम इसको, आत्मा को जानने के लिए हमें अनात्मा को भी जानना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे ये भिन्न है इससे। और यही यही जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा ऑन्टोलॉजी। यही फिलॉसफी का जो हिस्सा है ये ऑन्टोलॉजी है। अब हम लोग जो नया शुरू करने जाएंगे नेक्स्ट, वो एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट जो हिस्सा है वो एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है?
मैंने देखा ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानकारी है। नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस जो है, ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया, ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया, ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया की जो मेथड है, जो तरीके हैं, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और थ्योरी क्या क्या है। सभी दर्शन ज्ञान उत्पादन के अलग अलग सिद्धांत को मानते हैं। ये सब एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैसे जयंत, देखिए आप, न्याय फिलोसफी क्या कहता है? न्याय फिलोसफी कहता है कि ज्ञान कार्य है, आगंतुक है, आगंतुक है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? ज्ञान नित्य है। अब देखिए, एक कहता है कि ज्ञान उत्पन्न होता है, एक कहता है ज्ञान नित्य है, नित्य है। एक कहता है ज्ञान कार्य है, एक कहता है कि जो ज्ञान है वो कार्य है, और ये कार्य कई सारे कारणों के समूह से उत्पन्न होता है। यह सब हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत। तो जो हमने देखा कि ज्ञान, ज्ञान भी हमारे यहाँ ज्ञान, ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, ये गुण है। 16वें गुण का नाम है ज्ञान बुद्धि। जैसे रूप रस गुण है, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है, ज्ञान भी एक गुण है। और हमने क्या बताया था, गुण कहाँ रहता है? गुण कहाँ रहेगा? द्रव्यों में रहेगा। तो ऐसे ही जैसे रूप और रस द्रव्य में रहते हैं, हमने देखा था रूप कहाँ रहता है? पृथ्वी में, जल में और तेज में। रस रस कहाँ रहता है? पृथ्वी में और जल में। ऐसे ज्ञान भी किसी न किसी द्रव्य में रहता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कि दोनों के नेचर डिफरेंट है। जैसे द्रव्य में हमने देखा था कि पृथ्वी और तेज भिन्न है, क्यों? दोनों के नेचर डिफरेंट है। ऐसे ही गुण में भी ज्ञान और रूप भिन्न है, क्यों? दोनों के नेचर डिफरेंट है। नॉलेज, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान नॉलेज को रिवील, ज्ञान ऑब्जेक्ट्स को रिवील करता है। जगत को, जगत, ये जगत, जगत का जब मुझे ज्ञान होता है, ये नॉलेज क्या करता है? यह नॉलेज जगत को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने का काम करता है, इल्यूमिनेट करता है। इसीलिए ज्ञान, ज्ञान जो है अन्य गुणों से, अन्य गुणों से डिफरेंट है, अन्य गुणों से डिफरेंट है। और ये ज्ञान क्या रहता है? इस ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा। इस ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा। यद्यपि रूप भी गुण है, ज्ञान भी गुण है, लेकिन स्वभाव भेद से। रूप भी गुण है और ज्ञान भी गुण है, लेकिन दोनों के नेचर में डिफरेंस है। नेचर में डिफरेंसेस के कारण दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग है। ऐसा हमने देखा। अब हम यहां से आगे एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसको मैंने एक समराइज करने का प्रयास किया है, और इसको समराइज करने का प्रयास मैंने किया है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी के प्रोसेस को हमने समराइज किया है। और आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख के आगे चलेंगे कि कैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक गुण दूसरे गुण से कैसे भिन्न है, एक द्रव्य का स्वभाव दूसरे द्रव्य के स्वभाव से कैसे भिन्न है, एक द्रव्य में कौन से गुण रहते हैं, उन गुण का, उस गुण का क्या प्रयोग है। ये सब बात हमने डिटेल में चर्चा किया है। इस सब को हम रिवाइज आज कर लिए हैं। नेक्स्ट डे से, कल से हम लोग पढ़ेंगे, पुनः शुरू करेंगे। कल से हम एपिस्टेमोलॉजी की बातचीत करेंगे, हम लोग ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे कल से डिटेल में। तो कल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और कुछ अगर है तो बताइए, पूछिए जी। सब ठीक चल रहा है। जो डेली क्लास में आया उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे लगता है। जहां तक, चिंता न करें, आज का क्लास, पहले क्लास को रिवाइज मैं करवाया हूं,
उसको मैं एक थ्योराइज करने का प्रयास किया पूरी क्लास को, तो इसको और चिंतन करेंगे तो और स्पष्ट होगा। और फर्स्ट डे से जो मैं क्लास लिया, उसको एक हिस्सा जो है जिसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पदार्थ, वस्तु की सत्ता, द्रव्य, गुण, क्या रिलेशन, उसको एक साथ मैंने कंपाइल किया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी पे, भाई इसको कैसे जानते हैं, जो सत्ता है उसको, उसका ज्ञान कैसे होता है, सत्ता की ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, और कौन कौन से प्रक्रिया है उसे, इसको कल से जानेंगे। कुछ अगर प्रश्न है तो बताइए। सर एक बार मनसा